आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं और हमारे गाइड होंगे 20वीं सदी के महान लेखक रामधारी सिंह दिनकर। उनकी आंखों से हम देखेंगे हिंद महासागर के एक द्वीप को, एक ऐसी जगह जो है तो भारत से हजारों मील दूर, पर फिर भी उसे छोटा भारत कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं मॉरिशस की इस अनोखी कहानी को। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत दिनकर जी के ही इन शब्दों से करते हैं। उन्होंने कहा, यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। सोचिए, सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि एक मोती। तो सवाल ये है कि आखिर इस मोती की चमक के पीछे की असली कहानी क्या है? तो ये कहानी शुरू होती है जब दिनकर जी नैरोबी से मॉरिशस के लिए निकले। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो उनके दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ने वाली थी। जरा सोच कर देखिए, एक अनजान देश, रात का अंधेरा, ऊपर से बारिश, और ऐसे में हवाई जहाज लैंड करता है और बाहर लोगों की भीड़ है जो बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रही है। दिनकर जी को ना उसी एक पल में ऐसा लगा जैसे वो किसी और देश में हैं ही नहीं। उन्हें लगा कि वो तो एक छोटे से भारत में ही आ गए हैं। और सच कहूं तो उनका ये पहला एहसास ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो ये जो अपनेपन का एहसास था, क्या ये सिर्फ एक फीलिंग थी या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी थी? अरे वजह तो थी, और बहुत मजबूत वजह थी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो मॉरिशस को सच में एक छोटा भारत बनाती हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं वहां के लोगों से। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो यहाँ के आंकड़ों में साफ साफ दिखती है। मॉरिशस की 67% आबादी भारतीय मूल की है। मतलब सोचिए, वहां हर 3 में से 2 लोग भारतीय वंश के हैं, और यही इस द्वीप की पहचान का सबसे बड़ा आधार है। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो पता चलता है कि वहां की कुल जनसंख्या का 53% हिस्सा हिंदू धर्म को मानता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो धागा है जिससे उस द्वीप का पूरा सांस्कृतिक ताना बाना बुना हुआ है, जो आपको वहां हर कदम पर महसूस होगा। और ये छाप सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये तो वहां की जमीन पर, वहां की गलियों में है। आप सोचिए, राजधानी पोर्ट लुई में आपको कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद नाम की सड़कें मिलती हैं। अरे इतना ही नहीं, वहां एक पूरा का पूरा मोहल्ला है जिसका नाम काशी है। और तो और बनारस और गोकुल नाम के शहर भी बसे हुए हैं। कमाल है ना? अच्छा, अब बात करते हैं भाषा की, जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है। देखिए, वहां की आम बोलचाल की भाषा तो क्रियोल है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? भोजपुरी। जी हाँ, भोजपुरी। और दिनकर जी कहते हैं कि क्रियोल और भोजपुरी का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ हिंदी और भोजपुरी का है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वहाँ दूसरे समुदायों के लोग भी अच्छी खासी भोजपुरी समझते भी हैं और बोल भी लेते हैं। तो सवाल वही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नहीं, ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे छिपी है एक लंबी कहानी, उन भारतीय मजदूरों के संघर्ष की, उनकी मेहनत की और उनकी जीवटता की, जिन्होंने उस अनजान द्वीप को अपना घर बनाया। सच तो ये है कि मॉरिशस की पूरी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, यानी वहाँ का चीनी उद्योग, वो इन्हीं भारतीय मजदूरों के खून और पसीने से खड़ा हुआ है। अगर वो न होते तो गन्ने के वो खेत और वो चीनी की मिलें शायद कभी इतनी कामयाब ही नहीं हो पाती। लेकिन ये सफ़र ज़रा भी आसान नहीं था। पहले तो उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया गया। वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार सहे और उन पर अपना धर्म बदलने के लिए भी ज़बरदस्त दबाव डाला गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वे अपनी संस्कृति, अपने धर्म से मजबूती से जुड़े रहे और धीरे धीरे उसी अनजान द्वीप को एक छोटे हिंदुस्तान में बदल दिया। दिनकर जी के ये शब्द इस पूरे संघर्ष को बयां कर देते हैं। उन्होंने अत्याचार तो सही, लेकिन धर्म बदलने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उस द्वीप को एक छोटे हिंदुस्तान में बदल डाला। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की एक ऐसी शानदार जीत थी जिसने मॉरिशस का पूरा भविष्य ही लिख दिया। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के मॉरिशस में चलते हैं और देखते हैं कि ये सांस्कृतिक विरासत आज वहाँ कैसे जिंदा है, खास तौर पर वहाँ की आस्था और त्योहारों के जरिए। वहाँ पर ना धर्म रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको एक शिवालय जरूर मिलेगा। घरों में ढोलक और झांझ की थाप पर रामचरितमानस का पाठ होता है
और एक बात जिसने दिनकर जी को बहुत प्रभावित किया वो ये थी कि वहाँ के मंदिर कितने कितने ज़्यादा साफ सुथरे और सुंदर रखे जाते हैं। और यहाँ एक और बहुत ही अनोखी बात है। देखिए, भारत में हम दिवाली या होली को सबसे बड़े त्योहारों में गिनते हैं, है ना? लेकिन मॉरिशस में साल का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है शिवरात्रि। और इस शिवरात्रि पर्व का जो केंद्र बिंदु है वो है एक जगह जिसका नाम है परी तालाब। ये मॉरिशस की लगभग बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील है और वहाँ के हिंदुओं ने इसे अपनी आस्था से सीधे पवित्र गंगा नदी से जोड़ दिया है। उनके लिए ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। शिवरात्रि के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। द्वीप के कोने कोने से हजारों हजार श्रद्धालु सबके सब सफेद कपड़ों में कांवड़ लेकर पैदल ही परी तालाब की तरफ चल पड़ते हैं। किस लिए? वहां से पवित्र जल लेने के लिए। और फिर वो उस पवित्र जल को लेकर वापस अपने अपने गांव के शिवालयों में जाते हैं और भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। और बस इसी के साथ उनकी ये पवित्र यात्रा पूरी होती है। आप सोचिए, ये भक्ति और एकता का कितना कितना जबरदस्त नज़ारा होता होगा। इस दिन ना पहनावे में भी एक तरह की एकरूपता लिखती है। ज्यादातर पुरुष सफेद धोती, सफेद कमीज और सफेद गांधी टोपी पहनते हैं। और ये गांधी टोपी तो जैसे इस त्योहार का एक सिंबल ही बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये आयोजन इतना बड़ा और भव्य होता है कि इसे देखने के लिए दूसरे धर्मों के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो क्या सामने आता है? सामने आती है एक असाधारण कहानी, अपनी जड़ों से हजारों मील दूर एक संस्कृति के फलने फूलने की कहानी। ये कहानी है हिंद महासागर के उस मोती के असली गौरव की। और इस कहानी का सार दिनकर जी के इन शब्दों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। उन्होंने लिखा, यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। और ये बात सिर्फ मॉरिशस में बसे भारतीयों की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए गर्व की बात है जो संस्कृति की इस अटूट ताकत पर यकीन रखता है। और हम इस पूरी कहानी को इसी एक सवाल पर खत्म करना चाहेंगे। आखिर कैसे कोई संस्कृति अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर जाकर न सिर्फ जिंदा रह जाती है, बल्कि इतनी मजबूती के साथ फलती फूलती है? ये सवाल पहचान, विरासत और इंसान की हिम्मत पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।